द ज्यू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसे लिखा गया था 1589 से 90 के दरमियान, और इसकी सेटिंग रखी गई है माल्टा नाम के आइलैंड में। और ज्यू, इसमें एक ज्यूइश मर्चेंट है बारबरस। वो अपने शिप्स का इंतज़ार कर रहा है कि वो ईस्ट से वापस आएँ। अब एक टर्किश लीडर केलीमैथ माल्टा आता है वहाँ के गवर्नर फ्रींज से अपना ट्रिब्यूट वसूल करने। ट्रिब्यूट से मुराद है कि जब एक कंट्री या स्टेट किसी दूसरी स्टेट पे रूल करती है तो वो स्टेट अपनी सबमिशन या लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उस दूसरी स्टेट को ट्रिब्यूट पे करते हैं। अब फ्रींज ने, जो माल्टा का गवर्नर है, पिछले 10 साल से ट्रिब्यूट पे नहीं किया है। सो केलीमैथ उसे लास्ट वार्निंग देने आया है, नहीं तो वो माल्टा पे अटैक कर देंगे अगर आप ट्रिब्यूट पे ना किया गया। तो फ्रींज उसे 1 महीने की मोहलत मांगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ट्रिब्यूट पे कर देंगे। सो केलीमैथ वहाँ से चला जाता है। अब फ्रींज ये डिसाइड करता है, अच्छा ये बात इंपॉर्टेंट है कि फ्रींज जो है वो क्रिश्चियन है, तो वो क्या डिसाइड करता है कि जितने भी माल्टा के ज्यूस हैं, जो यहूदी हैं माल्टा में रहने वाले, सो फ्रींज उनसे उनकी आधी वेल्थ डिमांड करता है ताकि वो ट्रिब्यूट पे कर सके। अब ये सरासर नाइंसाफ़ी है ज्यूस के साथ, और क्रिश्चियंस को यहाँ पर फेवर किया जा रहा है। अब जो बारबरस था, जो वेल्दी ज्यूइश मर्चेंट है, उसके शिप्स आए थे ईस्ट से। अब वो आ चुके हैं। उसे जब पता चलता है कि उसे अपनी आधी वेल्थ फ्रींज को देनी है ताकि ट्रिब्यूट पे किया जा सके, तो ये तो इनजस्टिस था। सो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो सेनेट हाउस में जाता है फ्रींज से बात करने के लिए। अब बारबरस फ्रींज को आधी वेल्थ देने से मना कर देता है, लेकिन फ्रींज गुस्से में आके उसकी सारी वेल्थ, उसके सारे एसेट्स पे कब्जा कर लेता है और उसके घर को एक कॉन्वेंट में बदल देता है। कॉन्वेंट कहते हैं जहाँ पर क्रिश्चियन नन्स रहती हैं। अब बारबरस को अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी भी वापस चाहिए, इसके साथ साथ वो बदला भी लेना चाहता है। बारबरस की एक खूबसूरत बेटी है एबिगेल। वो प्रिटेंड करता है कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है, और उसकी बेटी अपने आप को एक नन बनाकर उसी कॉन्वेंट में चली जाती है जहाँ पे बारबरस के हाउस को कॉन्वेंट में बदल लिया जाता है। अब बारबरस ने अपने घर में जितने भी ट्रेयर्स, जितना भी गोल्ड छुपा कर रखा होता है, वो अपनी बेटी एबिगेल को बताता है उन जगहों का, और एबिगेल वो सारी चीज़ें अपने बाप को दे देती है। इस तरह से बारबरस दोबारा से अमीर हो जाता है, लेकिन अभी भी उसका बदला बाकी है। अब फ्रींज का जो बेटा है लॉडोविक, वो उसका एक दोस्त है मैथियस, वो एबिगेल को पसंद करता है। तो मैथियस हर टाइम लॉडोविक से एबिगेल के बारे में बातें करता रहता है, तो लॉडोविक को भी एबिगेल पसंद आ जाती है। जब बारबरस को इस बात का पता चलता है तो वो सोचता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रींज से अपना बदला लेने की। अब बारबरस लॉडोविक से कहता है कि अगर उसकी बेटी को उसने इम्प्रेस कर लिया तो वो उनकी शादी करवा देगा। अब एक स्पेनिश सी सोल्जर आता है माल्टा में फ्रींज से मिलने के लिए। वो उसको कहता है कि टर्की के साथ अपने सारे कनेक्शंस ख़त्म कर दो, हम आपकी हेल्प करेंगे टर्की के साथ लड़ने में, और मैं अपने गवर्नर से भी इस बारे में बात करूँगा। अब बारबरस एक मार्केट में जाता है, वहाँ एक गुलाम खरीदता है ईथामोर। वहाँ पे उसका इनकाउंटर होता है लॉडोविक और मैथियस से। वो उन दोनों से वादा कर लेता है कि अपनी बेटी की शादी उनसे कराएगा, लेकिन बारबरस बहुत ही मकार और चालाक इंसान है। वो डबल गेम्स खेल रहा होता है। वो अपने स्लेव ईथामोर को कहता है कि उन दोनों को एबिगेल बन के लेटर लिखो। अब जब उन दोनों को लेटर्स मिलते हैं तो लेटर्स में कुछ ऐसा लिखा होता है कि वो दोनों आपस में ही लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को जान से मार देते हैं। जब एबिगेल को इस बात का पता चलता है कि उसके बाप ने ये सब किया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एबिगेल भी मैथियस को पसंद करती थी। अब उसके बाप ने एबिगेल को धोखा दिया है, सो वो अब अपने बाप से बदला लेना चाहती है। अब एबिगेल रियल में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है और एक नन बन जाती है, और अब वो अपने बाप को एक्सपोज करना चाहती है। लेकिन बारबरस को जब इस बात का पता चलता है तो वो इतना मकार इंसान है कि वो अपनी बेटी को मरवाने के लिए बाकी भी जितनी नन्स हैं उन सब के लिए खाना भिजवाता है, और उस खाने में जहर होता है, और वो सब नन्स खाना खा लेती हैं और मर जाती हैं। लेकिन एबिगेल मरने से पहले प्रायर ऑफ चर्च को एक लेटर लिखती है जिसमें वो अपने बाप के सारे क्राइम्स लिख देती है। अब 1 महीना हो चुका है और फ्रींज ने अभी तक ट्रिब्यूट पे नहीं किया है, तो तुर्क्स माल्टा पे हमला कर देते हैं। और इसी दौरान बारबरस के पास 2 प्रायर आते हैं चर्च के, तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, यानी उसके क्राइम्स के बारे में पूछते हैं। सो बारबरस एक बहुत ही चालाक इंसान है। वो
क्या करता है, वो उन्हें कहता है कि बारबरस ने यानी उसने जो भी किया वो उस सब पे बहुत शर्मिंदा है और अब वो भी एक ज्यू से एक क्रिश्चियन बनना चाहता है। और वो उन दोनों ब्राइड्स को कहता है कि तुम दोनों में से जो भी मुझे क्रिश्चियन बनाएगा मैं अपनी सारी वेल्थ उसके चर्च को डोनेट कर दूंगा। अब उन दोनों के दिल में लालच आ जाता है, वो दोनों चाहते हैं कि वो उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे और वो दोनों आपस में ही लड़ पड़ते हैं। और वहाँ पे उसका स्लेव ईथामोर आता है, बारबरस का स्लेव जो है, वो उनमें से एक को मार देता है तो नाम दूसरे पे आ जाता है। अब बारबरस यहाँ से भी बच जाता है। अब ईथामोर ही वो वाहिद इंसान है जिसको बारबरस के सब क्राइम्स के बारे में पता है। अब ईथामोर एक प्रोस्टिट्यूट बेलामीरा के जाल में फंस जाता है और वो बेलामीरा को सब बता देता है बारबरस के बारे में और वो उसे कहती है कि हम बारबरस को ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो हमें कुछ वेल्थ दे। अब जब वो बारबरस को ब्लैकमेल करते हैं तो बारबरस तो है ही एक चालाक आदमी, तो वो क्या करता है कि बेलामीरा के घर एक फ्रेंच म्यूजिशियन को भेजता है और वो एक फ्लावर का गुलदस्ता लेकर जाता है। उन फ्लावर्स में जहर होता है तो बेलामीरा तो प्रोस्टिट्यूट है, वो उससे बुला लेती है। फिर वो बेलामीरा और ईथामोर जब वो फ्लावर्स सूंघते हैं तो उसमें जहर होता है। अब वो मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो क्या करते हैं कि फ्रीन्स जो माल्टा का गवर्नर है उसके पास जाते हैं और उसको बारबरस के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं। लेकिन उस टाइम माल्टा और टर्की के दरमियान लड़ाई चल रही है तो फ्रीन्स काफ़ी ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है। तो बारबरस क्या करता है, अब जब उसे पता चल गया कि उसकी सच्चाई गवर्नर को फ्रीन्स को पता चल गई है तो वो एक किस्म का ड्रग ले लेता है, ऐसा ड्रग के जिससे लगता है लोगों को कि वो मर गया है लेकिन वो सिर्फ बेहोश होता है। तो फ्रीन्स जब बारबरस को पकड़ता है उसे लगता है कि बारबरस मर चुका है तो वो उसे शहर से बाहर, आइलैंड से बाहर भिजवा देता है। अब जब बारबरस को होश आता है तो वो टर्की के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और उनकी तरफ से लड़ने लग जाता है फ्रीन्स के अगेंस्ट। यानी पहले वो माल्टा में रहता था, अब वो टर्की के साथ मिलकर माल्टा के खिलाफ ही लड़ रहा है। केलिमत को बारबरस की बहादुरी काफ़ी पसंद आती है तो वो उससे टर्की की फोर्सेस जो माल्टा के अगेंस्ट लड़ रही हैं उसका लीडर बना देता है। अब बारबरस सारी प्लानिंग करता है कि फ्रीन्स को किस तरह से हराना है, लेकिन उसको लीडर बनने के बाद कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने आइलैंड माल्टा को धोखा दे रहा है, बीट्रे कर रहा है जहाँ पे वो सारी ज़िंदगी रहा है। अब वो फ्रीन्स को एक लेटर लिखता है कि वो माल्टा को तुर्की से बचाएगा, लेकिन फ्रीन्स उसके लेटर पे बिल्कुल यकीन नहीं करता है क्योंकि फ्रीन्स को पता है कि ये कितना मकार, कितना मैनिपुलेटिव इंसान है। अब बारबरस फिर से डबल गेम्स खेल रहा है। वो तुर्क्स को कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं माल्टा जाता हूँ और फ्रीन्स को किसी तरह अपने जाल में फंसाता हूँ। लेकिन इस दफ़ा वो फ्रीन्स के साथ वाकई ही सिंसियर होता है और माल्टा को बचाना चाहता है। अब तुर्क्स को लगता है कि वो शायद उनकी मदद करने जा रहा है, लेकिन जब वो माल्टा पहुंचता है वहाँ फ्रीन्स से कहता है कि मैं तुर्क्स के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन इस दफ़ा उसकी डबल गेम्स काम नहीं करती हैं। इस दफ़ा फ्रीन्स उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसे पकड़ लेता है। अब जब बारबरस वाकई ही पहली दफ़ा किसी के साथ सिंसियर था तो बारबरस इस काबिल ही नहीं रहा था कि उसके ऊपर यकीन किया जाए। अब बारबरस ने रास्ते में तुर्क्स के लिए जाल बिछाया होता है गर्म उबलते पानी का, लेकिन फ्रीन्स को लगता है कि ये जाल बारबरस ने उसके लिए बिछाया था, तो फ्रीन्स बारबरस को ही उस उबलते पानी में फेंक देता है। तो इस तरह से बारबरस का ट्रेजिक एंड होता है, यानी वो इंसान जिसे अपने ऊपर बड़ा गरूर था, बड़ा कॉन्फिडेंस था, उसका इतना बुरा अंजाम होता है। तो अब केलिमत के साथ क्या होता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और जो फ्रीन्स है वो विक्ट्री क्लेम करता है, यानी वो केलिमत से जीत जाता है और अपनी विक्ट्री को क्लेम करता है और अपने सिटीजन्स यानी जो माल्टा के सिटीजन से उनसे उनकी सिक्योरिटी का वादा करता है। और यहाँ ये रिवेंज ट्रेजेडी एंड होती है। इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।